बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा कई दिनों से बहुत परेशान थे। मैंने जानना चाहा तो मुझे टाल गए। मेरी अम्मा अपने मैके गई हुई थी। उस रात अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे कहने लगे, बेटा, अब मेरा सब कुछ तुमसे ही है और तुम्हारे हवाले है। अब तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो और मेरी उम्मीद हो। इससे पहले कि अब्बा मुझसे कुछ और कहते, मेरे मामू अम्मा को छोड़ने घर आ गए थे। मुझे हैरत हुई कि अम्मा इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, लेकिन मैंने या अब्बा ने उनसे कुछ नहीं पूछा। मैं अब्बा से जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने उस दिन ऐसी बात क्यों की थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था। एक सुबह अब्बा रूटीन के मुताबिक उठकर ऑफिस गए। ऑफिस जाने से पहले उन्होंने मेरे हाथ में चुपके से एक पर्ची दी और कहा, जब कभी मैं शदीद मुश्किल में हूं तो इस पर्ची पर जो नंबर लिखा है उस पर राब्ता कर लो और इस पर्ची को अपनी मां से छुपा कर रखो। उन्होंने मजीद ताकीद की कि अम्मा को हमारे दरमियान किसी भी बात की भिनक नहीं लगनी चाहिए। वो मुझसे ये बातें करके ऑफिस चले गए। मैं परेशान हो गई थी कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों कह रहे थे। मैंने वो पर्ची संभाल कर और अम्मा से छुपाकर अपने कॉलेज के बस्ते में रख ली थी। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैं तोहम परस्त नहीं थी, लेकिन मेरा दिल मुझे कुछ बुरा होने का इशारा कर रहा था। मैं कॉलेज भी नहीं गई थी कि पता नहीं दिल क्यों इतना घबरा रहा था। शाम को जब अब्बा अपने वक्त पर घर ना पहुंचे तो मैंने अम्मा से पूछा कि क्या अब्बा ने उन्हें देर से आने के बारे में बताया था। अम्मा ने इनकार कर दिया और कहा, आज तो उनकी अब्बा से ऑफिस जाने के बाद कोई बात ही नहीं हुई थी। मेरा दिल और भी परेशान हो गया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अब्बा बगैर बताए कभी घर से बाहर देर तक रुके हों। अब्बा का इंतजार करते करते रात हो गई थी, लेकिन अब्बा का कोई अता पता नहीं था। अब तो अम्मा को भी तशवीश शुरू हो गई थी। हम दोनों ने रोना शुरू कर दिया था। अगले दिन सुबह अम्मा ने मामू को फोन कर दिया और बताया कि अब्बा कल के ऑफिस गए, अभी तक नहीं पहुंचे। मामू भी थोड़ी देर में घर पहुंच गए थे। उन्होंने अम्मा से कहा कि उनके ऑफिस फोन करके अब्बा की खैर खबर लें। मैंने ऑफिस में फोन मिलाया तो देर तक बजता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने मामू से कहा कि वो मुझे लेकर अब्बा के ऑफिस जाएं ताकि हम वहां से अब्बा का मालूम कर सकें। जब मैं और मामू अब्बा के ऑफिस पहुंचे और उनसे मालूम किया तो पता चला कि अब्बा तो कल ऑफिस पहुंचे ही नहीं थे। ये सुनकर मैं और मामू हद से ज्यादा परेशान हो गए कि अब्बा आखिर गए तो गए कहां। हम लोग परेशान हाल घर पहुंचे तो देखा है कि एक एम्बुलेंस मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मैं लोगों की भीड़ हटाकर घर के अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम शुमाइला है और मैं लाहौर के रहने वाली हूं। मेरे वालिद एक सरकारी महकमे में ऊंची पोस्ट पर थे। हमारा गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से होता था। मैं शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में जेर तालीम थी, जबकि दोनों छोटे भाई भी शहर के महंगे स्कूल में ही पढ़ते थे। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। खास तौर से मेरे अब्बा मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अम्मा भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उनकी नज़र में मेरे दोनों छोटे भाइयों की अहमियत ज्यादा थी। वो अक्सर मेरे साथ नाइंसाफी भी कर जाती थी। मैं जब अब्बा से शिकायत करती तो वो मुझसे कहते कि माओ को बेटों से और बाप को बेटियों से ज्यादा प्यार होता है। मैं भी फिर कोशिश करती कि अब्बा के सब काम खुद करूं। अब्बा का भी यही हाल था कि जब वो ऑफिस से आते तो सबसे पहले मुझे ही देखना चाहते थे। कभी कभी अम्मा हम बाप बेटी की मोहब्बत से चिढ़ जाती और अब्बा से कहती कि इसे इतना सर पर ना चढ़ाएं, इसे अगले घर भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि लाड प्यार से ये बिगड़ कर रह जाए। अब्बा अम्मा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे और अम्मा बड़बड़ करती रह जाती थी। अब्बा की कोशिश होती थी कि अब्बा रोज ही मेरी फरमाइश पर कुछ न कुछ लेकर आए। ऐसा नहीं था कि अब्बा दोनों छोटे भाइयों के लिए कुछ भी नहीं लाते थे, लेकिन मेरी हर फरमाइश मेरे कहने से पहले पूरी करना अब्बा अपना फर्ज समझते थे। वैसे तो अम्मा का रवैया मेरे साथ नॉर्मल ही रहता था, पर न जाने क्यों जब भी मामू आते थे अम्मा को मुझ में फिर सिर्फ ऐब ही ऐब नजर आने लग जाते थे। फिर तो वो मेरे खाने पीने से लेकर सोने जागने तक पर एतराज करते न थकती थी। मैं कोशिश करती थी कि ऐसा कोई काम न करूं जिससे अम्मा को गुस्सा आए, मगर वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा ही करती रहती थी। अब्बा भी उन्हें समझाते कि वो इतना गुस्सा न करें, लेकिन उस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनती थी।
जब मामू वापस चले जाते तब भी कुछ अरसे तक उनका मूड मुझसे खराब ही रहता था और मैं उनका ये रवैया समझने से कासिर थी। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि अब्बा कुछ परेशान से थे। मैंने बारहा उनसे पूछना चाहा, मगर वो मुझे ये कहकर टाल देते कि मुझे वहम हो गया था। लेकिन अब अक्सर अब्बा गुमसुम से रहते थे। ना ही वो पहले की तरह मुझसे बात करते और ना ही हंसी मजाक करते थे। मैंने जब उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि ऑफिस में आजकल काम का दबाव रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ और फिर घर आकर सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहने लगी थी। एक दिन अम्मा दोनों भाइयों को लेकर मामू की तरफ गई हुई थी। अगले दिन कॉलेज में मेरा टेस्ट था तो मैं घर पर ही रुक गई थी। अब्बा भी उस दिन जल्दी घर आ गए थे। उन्होंने अम्मा के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें मामू के घर जाने का बता दिया था। वो मुझसे चाय बनाकर उनके कमरे में आने का कहकर चले गए थे। मैंने भी सब काम छोड़कर पहले अब्बा के लिए चाय बनाई और फिर उनके कमरे में चली गई। अब्बा बेड पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। मैंने चाय का कप उनके बराबर में रखा और अब्बा के पैरों के करीब बैठकर उनके पैर दबाने लगी थी। अब्बा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मुझसे कहने लगे, बेटा, तुम ही मेरी उम्मीद हो। मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मेरा वाहिद सहारा तुम ही हो। इससे पहले कि मैं अब्बा से कुछ पूछती या वो कहते, अम्मा मामू के साथ घर वापस आ गई थी और आते ही अब्बा पर गुस्सा करने लगी कि वो उन्हें लेने क्यों नहीं आए थे। फिर मुझ पर भी गुस्सा करने लगी कि मैं ही अब्बा को भेज देती। मेरे लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि अम्मा जब भी मामू के यहाँ से वापस आती तो उनका मूड बिगड़ा ही रहता था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और अब्बा की बातों के मुतालिक सोचने लगी कि अब्बा ने ये सब बातें मुझसे क्यों की थी। अगले काफ़ी दिनों तक मैं अब्बा की बातों पर सोचती ही रही और कोशिश करती रही कि अब्बा से इन बातों के बारे में कुछ पूछ सकूं। लेकिन कॉलेज में टेस्टों की बदौलत मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। जब कॉलेज के टेस्टों से फारिग हुई तो सोचा कि अब अब्बा से पूछूंगी। अब्बा सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक उठे और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगे। जब अम्मा किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ हुई तो अब्बा फौरन मेरे कमरे में आए और मुझे एक पर्चा देकर कहने लगे कि जब कभी मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हूं और अब्बा मौजूद ना हो तो इस पर्ची पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर लूं और ये पर्ची और बात अपनी अम्मा को ना बताऊं। मेरा दिल बहुत परेशान हुआ था। मैं कुछ भी अब्बा से पूछती, इससे पहले अम्मा ने नाश्ता लगने का ऐलान कर दिया था और अब्बा मुझे नॉर्मल रहने की तलकीन करते हुए नाश्ता करने चल दिए थे। मुझे अब्बा की बातें बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं ये बातें अम्मा से नहीं कर सकती थी। मैंने कॉलेज जाने का इरादा तर्क किया और अब्बा के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर चली गई थी। अब्बा उस दिन नाश्ते पर मेरे साथ बहुत हंसी मजाक कर रहे थे और हस्बे आदत अम्मा गुस्सा किए जा रही थी। दोनों भाई हम लोगों को देखकर हंस रहे थे। मैंने दिल ही दिल में अपने हंसते बसते घर को देखकर किसी की नजर ना लगने की दुआ मांगी और फिर नाश्ते में मशगूल हो गई थी। मगर दिन भर अब्बा की बातों ने मुझे बहुत परेशान किए रखा था। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के वसात आ रहे थे। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि आज अब्बा से इन पहेलियों के मुतालिक खुलकर बात करूंगी, लेकिन अब्बा को आने में देर हो गई थी। अब्बा अपने वक्त पर घर नहीं लौटे थे। मैंने अम्मा से दरियाफ्त किया तो उन्होंने भी अब्बा के देर से आने के मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया था। शाम से रात हो गई थी, लेकिन अब्बा की कोई खैर खबर न थी। अब तो अम्मा, मैंने और दोनों छोटों ने भी रोना शुरू कर दिया था। मैंने बारहा अब्बा के मोबाइल फ़ोन पर कॉलें की, लेकिन अब्बा का फ़ोन मुस्तकिल बंद आ रहा था। अम्मा ने मामू को फ़ोन कर दिया था और थोड़ी देर में मामू भी हमारे घर पहुंच चुके थे। मामू ने हमें तसल्ली दी और अब्बा को ढूंढने के लिए निकल गए। सुबह हो गई थी, लेकिन अब्बा का कोई अता पता न था। मामू ने वापस आकर बताया कि उन्होंने हर मुमकिन जगह अब्बा को तलाश किया था, लेकिन अब्बा की कोई खैर खबर नहीं मिल सकी थी। मैंने अब्बा के ऑफिस में भी फ़ोन किया था, लेकिन वहां से किसी ने जवाब नहीं दिया था। मैंने मामू से कहा कि हमें अब्बा के ऑफिस जाकर भी मालूम करना चाहिए। मामू मुझे लेकर अब्बा के ऑफिस चले गए थे। वहां पहुंचकर यह मालूम हुआ कि अब्बा तो कल ऑफिस पहुंचे ही नहीं थे। अब तो मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई थी और मैंने वहीं अब्बा के ऑफिस में ही थाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। मामू मुझे समझा बुझाकर घर वापस ले गए थे। घर पहुंचे तो देखा कि घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी और पूरे मोहल्ले वालों ने हमारे घर को घेर रखा था। मेरा दिल अनजाने खदशों से घिर चुका था। मैं भीड़ हटाकर घर के अंदर पहुंची।
तो देखा कि घर के बीचों बीच एक मैयत पड़ी थी और अम्मा रो रो कर हलकान हो रही थी। मैंने जैसे ही मैयत के मुंह से कपड़ा हटाया तो देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैं वहीं अब्बा के सिरहाने बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। अम्मा ने जब मुझे अब्बा के करीब देखा तो मुझे अब्बा के पास से हटाने लगी। वो रोती जाती और मुझे मारती जाती, साथ साथ कहती जाती कि मैं मनहूस थी जो अपने बाप को खा गई थी। मुझे अम्मा की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैं क्यों अपने बाप को मारती? मैंने धाड़े मारते हुए रोना शुरू कर दिया था। मैं अम्मा के हाथ पैर जोड़ती रही कि अम्मा मुझे कुछ नहीं इल्म कि अब्बा का यह हाल कैसे हुआ था, मगर अम्मा मानने को तैयार ही न थी। उन्होंने मामू से कहा कि मुझे अब्बा की मैयत के पास से हटा दे। वो मुझे अब्बा के करीब भी नहीं जाने देना चाहती थी। अपने जान से प्यारे अब्बा की अचानक मौत और अम्मा का ऐसा बदतरीन रवैया मेरी समझ से बाहर था। तभी अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया और मैं बेहोश होकर अब्बा के करीब ही गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो अब्बा मुझसे बहुत दूर मनो मट्टी तले सुकून से सो चुके थे। मेरे भाइयों का भी मेरे जैसा ही हाल था। मुझे लगा कि अब्बा को शायद अपने जाने का इल्म हो गया था, तभी उस दिन मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे। मैं ये सोचकर कि अब अम्मा को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी होगी, मैं अम्मा के पास गई। अम्मा ने मेरी शक्ल देखते ही कहा कि मैं अब जहां चाहे जा सकती हूं, क्योंकि अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना जरूरी सामान उठाकर जितना जल्दी हो सके उनका घर छोड़ दूं। मुझे अम्मा पर हैरत हो रही थी कि अम्मा आखिर मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी। मैं अम्मा की मिन्नत समाजत करती रही, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे मेरे कुछ कपड़ों और कॉलेज के बैग के साथ घर से निकाल दिया था। मैं घर के बाहर बैठी रोती रही और घर का दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर अम्मा ने दरवाज़ा न खोला। मोहल्ले में भी सब मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने भी मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। तभी मुझे अब्बा की दी हुई पर्ची के बारे में ख्याल आया था। मैंने कॉलेज के बैग में ही छुपा कर रखी थी वो पर्ची। मैं वहां से उठकर थोड़ी दूर बने एक पार्क में आकर बैठ गई और बैग से मतलूबा पर्ची ढूंढने लगी थी। उस पर्ची पर अब्बा ने किसी का नंबर लिखा हुआ था। मैंने किसी से फ़ोन लेकर उस नंबर पर फ़ोन किया तो किसी अजनबी सी आवाज़ ने फ़ोन उठाया। मुझे डर भी था कि कहीं ये भी मेरी माँ और मामू की तरह मुझसे मुंह न फेर लें। मैंने अब्बा का नाम लिया तो उनके अजनबी लहजे में मेरे लिए मोहब्बत आ गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहीं उसी पार्क में बैठी रहूं, वो कुछ देर में मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैं नंबर काट कर वहीं उनका इंतजार करने लगी थी। दिल में बहुत बुरी तरह के ख्यालात भी आ रहे थे। मुझे वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी होगी कि एक उधेड़ उम्र का शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरे करीब पहुंचते ही उसने मुझसे कहा कि वो मेरे अब्बा के बहुत करीबी दोस्त थे। अब्बा ने उन्हें शायद पहले ही मेरे बारे में बता दिया था, इसीलिए वो मुझे पहचान गए थे। वो मुझे लेकर अपने घर आ गए थे। कुछ दिनों तक तो अब्बा की अचानक मौत और अम्मा के अनजान रवैये का दुख मनाती रही थी। फिर अब्बा के दोस्त ने मुझको बहुत सारी हिम्मत दी। मैंने उनसे अपने दुख दर्द बयान किए और अम्मा का रवैया बताया तो उन्होंने मुझ पर इंकिशाफ किया कि अम्मा मेरी सगी माँ नहीं थी, वो अब्बा की दूसरी बीवी थी। मेरी माँ तो पैदा होते ही चल बसी थी। तब अब्बा ने अम्मा से दूसरी शादी की थी। शुरू शुरू में तो अम्मा मेरे साथ बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे जान से मारने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन अब्बा को उनकी हरकतों के बारे में इल्म हुआ तो अब्बा उन्हें तलाक देने लगे थे। तभी अब्बा को मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा के दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। अम्मा भी अपने किए पर नादिम थी। उन्होंने अब्बा से माफी मांगी और फिर मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने से बाज रही थी। लेकिन अम्मा के भाई हर वक्त अम्मा के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरते रहते थे। अम्मा अब्बा के सामने तो मुझे कुछ न कहती, लेकिन अब्बा के पीछे मुझसे एक ईंट और कुत्ते का बैर रखती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अब्बा को मेरे खिलाफ कर दें, लेकिन हमेशा ही नाकाम रही थी। अब्बा भी मजबूर थे कि अम्मा अब उनके दो बच्चों की मां थी। अगर वो उन्हें तलाक देते तो मेरे दोनों छोटे भाई रुल जाते। अम्मा भी अब पहले की तरह मेरा पीछा नहीं पकड़ती थी। वो बज़ाहिर अब मेरे दोनों भाइयों के साथ मसरूफ रहती और अब्बा अपने साथ मुझे मसरूफ रखते थे ताकि मैं अम्मा की बददिली महसूस ना कर सकूं।
अब्बा ये समझते थे कि अब अम्मा बदल चुकी थी और वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन ये अब्बा की सोच थी। अम्मा अपने भाई की शादी मुझसे कराने का इरादा बना चुकी थी। अम्मा के भाई एक नंबर के निकट्टू और नकारा थे। अम्मा ने जब अपने भाई का रिश्ता मेरे लिए दिया तो अब्बा हत्ते से उखड़ गए और अम्मा को बहुत कुछ सुनाया। तब अम्मा ने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की एक साजिश सोची, लेकिन अब्बा को उनकी साजिश का इल्म हो गया था। अब्बा ने अम्मा को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरे लिए परेशान रहने लगे थे। अब्बा के दोस्त ने मेरा निकाह अपने बेटे से कर दिया था, ताकि अगर कभी अम्मा अपने भाई की शादी मुझसे दोबारा करवाने का सोचें भी तो वो नाकाम ठहरे। इस बीच अम्मा की मोहब्बत फिर से मेरे लिए जागी और वो मुझे लेने के लिए आई थी, लेकिन ये जानकर कि अब्बा के दोस्त ने मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी थी, मुझे कोसने और बद्दुआएं देती वापस चली गई थी। मेरे शौहर पुलिस में थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे। हम हंसी खुशी रहते थे, लेकिन मेरे दिल से अब्बा का ख्याल कभी महू नहीं होता था। एक दिन मैंने अपने शौहर को अब्बा से आखिरी वक्त में की गई बातें बताई। वो मुझसे कहने लगे, हो सकता है कि अब्बा का इंतकाल ना हुआ हो, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया हो। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, तो वो कहने लगे कि वो अपने तौर से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि उनका शक दुरुस्त भी था या नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे और अपने वालिद को बताया कि उनका शक दुरुस्त था। मेरे अब्बा तबई मौत नहीं मरे थे, बल्कि उनका कत्ल हुआ था। फिर उन्होंने अम्मा के भाई के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए, तो उनके शक पर तस्दीक की एक और मोहर लग चुकी थी। अब्बा के कत्ल में अम्मा के भाई का ही हाथ शामिल था। और फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि वो अब्बा के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया था कि अब्बा के कातिल को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत दिनों की मेहनत के बाद आखिर मेरे शौहर ने अपना वादा पूरा कर ही दिया था और अब्बा के कातिलों यानी अम्मा के भाई और अम्मा को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया था। दौरान तफ्तीश अम्मा ने बताया कि उन्होंने और मामू ने अब्बा को कत्ल करने का इरादा बना लिया था। मामू ने अपने दोस्त के जरिए अब्बा को एक सुनसान इलाके में बुलवाया और अब्बा को धमकी दी कि अगर उन्होंने मेरी शादी उनसे ना करवाई तो वो मुझे जमाने भर में बदनाम कर देंगे। अब्बा उनकी बात सुनकर गुस्से में आ गए थे और अब्बा ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया था। मामू से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई और उन्होंने चाकू से अब्बा पर वार कर दिया। अब्बा चाकू लगते ही बेहोश होकर गिर गए और वो डर के मारे अब्बा को उसी वीराने में छोड़कर भाग गए थे। मामू ने अम्मा को फोन करके सारी सूरत हाल बताई, तो अम्मा ने कहा कि अब्बा को वहीं पर पड़े रहने दें, ताकि बाद में वो अब्बा की मौत पर मुझे कसूरवार ठहरा सके और फिर किसी न किसी तरह मुझे दबाव में लाकर मेरी शादी उनसे करवा सके। लेकिन अब्बा ने मेरे लिए पहले ही अपने दोस्त से बात कर ली थी। अगर अब्बा जिंदा रहते तो मेरी शादी मेरे शौहर से ही करवाते। वो मुझे जाने से पहले ही अपने दोस्त का नंबर दे गए थे और ये बात अम्मा को मालूम नहीं थी, वरना वो मुझे कभी भी इस तरह से घर से बाहर न निकालती। अम्मा ने बहुत कोशिशें की थी कि मुझे अपने रास्ते से हटा सके। कभी मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो कभी मेरी शादी अपने निकट्टू भाई से करवाकर मुझे अजियत देनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा ही अपनी कोशिशों में नाकाम ठहरी थी। मामू को अदालत ने इक़दाम कत्ल पर सजाए मौत सुनाई थी और अम्मा को उनकी मुआवनत करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मेरे दोनों छोटे भाई मेरे साथ ही रहते हैं। आज वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हैं और अम्मा का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। मेरे दोनों भाई मुझ पर जान निछावर करते हैं और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।